दोस्तों, फिल्म सैयारा रिलीज हो चुकी है और आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फिल्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फिल्म भी एक कोरियन फिल्म की कॉपी है और उस कोरियन फिल्म का नाम है ए मोमेंट टू रिमेंबर। कहानी की शुरुआत लड़की के इंट्रोडक्शन से होती है। लड़की अपनी फैमिली के साथ अदालत में पहुंच चुकी है क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली है। लेकिन आखिरी वक्त में पता चलता है कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली है वो अमेरिका जा रहा है और वो क्लियर करता है कि उस लड़के को इस लड़की से शादी नहीं करनी है। बहुत ही इमोशनल सीन है और इस सीन को देखकर लगता है कि ये फिल्म बहुत ही इमोशनल है। इस फिल्म में आगे भी ऐसे बहुत सारे इमोशनल सीन होने वाले हैं। इसके बाद लड़के का इंट्रोडक्शन होता है। जाहिर सी बात है, लड़का लड़की को मिलता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देखते ही प्यार हो जाता है और जैसे ही हीरो बोलना शुरू करता है एकदम चिल्लाना शुरू करता है, एकदम वायलेंट है। अगर किसी भी फिल्म में किसी कैरेक्टर को वायलेंट दिखाया जाता है तो उसका रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि भाई बिना किसी रीजन के ही हीरो चिल्ला रहा है, वायलेंट है, किसी को भी मार रहा है, किसी को भी गालियां दे रहा है और कोई रीजन नहीं है। शायद हीरो के इस तरह से चिल्लाने की वजह यह हो सकती है कि डायरेक्टर ने उससे कहा हो कि बेटा तुझे एक्टिंग तो ज्यादा आती नहीं है, इसलिए बस चिल्लाते रहना, मारपीट करते रहना, ऐसा दिखना चाहिए कि तू एक्टर है। अच्छा, लड़की एक राइटर है जो गाने लिखती है और लड़का एक सिंगर है, तो जाहिर सी बात है दोनों का मेल मिलाप हो जाता है क्योंकि वो लड़की उसके लिए गाने लिखती रहती है। अब पता चलता है कि इस लड़की को एक भूलने की बीमारी है। मैं आपको ये बता दूं कि ये बीमारी मुझे रियल में है, लेकिन इस बीमारी को जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है ये बीमारी रियल में ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये कि ये बीमारी 40-50 साल के बाद शुरू होती है। जैसे कि मुझे ये बीमारी है, कभी कभी मुझे मेरे बेटे का नाम याद नहीं रहता। मैं अपने सर को पकड़ता हूं, बहुत कोशिश करता हूं कि मेरे बेटे का क्या नाम है तो मुझे याद आता है, लेकिन कितनी देर तक मुझे याद नहीं होता। मुझे याद नहीं होता तकरीबन 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड तक, और फिर मुझे याद आ जाता है। और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे याद नहीं रहती, लेकिन कितनी देर तक? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड मैक्सिमम। उसके बाद वो चीजें मुझे याद आ जाती हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये बीमारी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। अजय देवगन के फादर को भी ये बीमारी थी और शायद मरने से पहले उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनको कुछ भी याद नहीं रहा था। तो हो सकता है कि कुछ सालों के बाद ये बीमारी इतनी बढ़ जाए कि मुझे बहुत कुछ याद ना रहे। लेकिन फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि अचानक ही लड़की की मेमोरी चली जाती है और अगले 15-20 मिनट तक उसको पुरानी बातें याद आती रहती है, लेकिन जो प्रेजेंट में हो रहा है वो उसको याद नहीं है और फिर अचानक उसको याद आता है। तो अगर मैं ये मान भी लूं कि भाई उस लड़की को यंग एज में ही ये बीमारी हो गई थी, तब भी ये बीमारी इस तरह से नहीं होती जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में ऐसी ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम है। इस फिल्म में वो सब कुछ होता रहता है जो डायरेक्टर मोहित सूरी करना चाहता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो मोहित नहीं चाहता। जो लड़का है वो एक स्ट्रगलर सिंगर है और रातों रात वो अचानक एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है, पूरी दुनिया उसको पहचानने लगती है। कब, कैसे, क्यों? अरे भाई, उसने कब गाना गाया, कब वो सुपरस्टार बना, कब लोगों ने उसको पहचानना शुरू किया? लड़का लड़की दोनों गोवा में है और अचानक एक दिन लड़की उसको छोड़कर चली जाती है। कहां चली जाती है, कैसे चली जाती है, क्यों चली जाती है, कुछ नहीं पता। अब लड़का दुनिया भर में शो करता घूम रहा है और फिर अचानक से वो लड़की उसको एक दिन मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस कहानी में सब कुछ डायरेक्टर की सहूलत के हिसाब से हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बिखरा हुआ है, बिना लॉजिक के है और मुझे नहीं लगता कि किसी लव स्टोरी को दिखाने के लिए आप पब्लिक को यह कह सकते हैं कि आप अपना दिमाग घर पर छोड़कर जाइए इस फिल्म को देखने के लिए। फिल्म में डायलॉग्स अच्छे हैं, जैसे आम भाषा में होते हैं वैसे ही डायलॉग्स यहां फिल्म में बोले गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 25% डायलॉग्स लड़की ने इतने धीरे से बोले हैं कि शायद उसको खुद भी बड़ी मुश्किल से समझ आएंगे। लड़के ने डायलॉग्स को अच्छे तरीके से बोला है लेकिन उसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं है कि वो डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे। इस फिल्म की जो सबसे बड़ी ताकत है वो म्यूजिक है। इस फिल्म का जो गाना है सैयारा, क्योंकि फिल्म का नाम भी सैयारा है, वो बहुत बड़ा हिट हो चुका है और मैं इस फिल्म को देखने के लिए इस उम्मीद के साथ गया था कि सैयारा से बेहतर भी और गाने फिल्म में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सैयारा इस फिल्म का सबसे अच्छा सॉन्ग है, बाकी सभी गाने सैयारा से बहुत नीचे है, बहुत नीचे। अगर आपको मोहित की फिल्में आशिकी 2 और एक विलन याद है
तो उन फिल्मों में बहुत सारे गाने बहुत ही कमाल के थे। हर फिल्म में 3-4 ऐसे गाने थे जो एक से बढ़कर एक थे। सभी गानों को सुनने में बहुत ही मजा आता था। लेकिन इस फिल्म में 3-4 बढ़िया गाने नहीं है। तो मैं कहूंगा कि मोहित इस फिल्म में एक बढ़िया म्यूजिक देने में कामयाब नहीं हुआ। मोहित ने इस फिल्म को बड़े स्केल पे शूट किया है। मोहित का डायरेक्शन अच्छा है। मोहित ने अपने दोनों एक्टरों से अच्छा काम लिया है। अपनी कहानी को अच्छे तरीके से कहने की कोशिश की है। कहीं कहीं बीच बीच में बहुत अच्छा इमोशन भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहानी लगातार अच्छी नहीं है। बीच बीच में कहानी भटक जाती है, फिर से कहानी पटरी पर आती है। उसकी वजह यह हो सकती है कि कोरियन फिल्म की लेंथ बहुत कम है, हिंदी फिल्म की लेंथ ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, जब एक छोटी फिल्म को लंबी करके शूट किया गया है तो बीच बीच में ऐसे मोमेंट आ सकते हैं जो इंटरेस्टिंग ना हो। अगर मैं मोहित के इस फिल्म के डायरेक्शन को उसकी फिल्म एक विलन आशिकी 2 से कंपेयर करूं तो वो दोनों फिल्में आज भी मास्टरपीस फिल्में हैं। उन फिल्मों के सामने ये फिल्म 70% भी नहीं है। उन दोनों ही फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म का डायरेक्शन 50-60% है। तो ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म में मोहित के डायरेक्शन को बेस्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन मोहित के अंदर आज भी एक यंग लवर बॉय है। उसको पता है कि यंग बच्चों को कौन सी फिल्म पसंद आएगी, किस तरह के सीन पसंद आएंगे, और यही वजह है कि मोहित एक ऐसी फिल्म बनाने में कामयाब रहे हैं जो शायद यंग बच्चों को पसंद आएगी। अगर एक्टिंग की बात करूं तो दोनों ही नए एक्टरों ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये फिल्म दोनों ही एक्टरों की पहली फिल्म है। रणबीर कपूर की एक फिल्म आई थी रॉक स्टार, उसमें रणबीर कपूर भी सिंगर बना था, ठीक इसी तरह जिस तरह इस फिल्म में आहान पांडे बना है। तो आहान पांडे ने रणबीर की कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो रणबीर है और ये आहान पांडे है, तो जाहिर सी बात है जमीन और आसमान का फर्क है। कुछ दिनों पहले अजय देवगन और रोहित शेट्टी का एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में उन दोनों ने कहा था कि कोई भी एक्टर ऐसा नहीं आ रहा है जो फ्यूचर सुपरस्टार दिखता हो, जो मैन दिखता हो। आहान पांडे के साथ भी बस यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली आहान पांडे बहुत ही ढीला दिखता है, बहुत ही पेपला दिखता है, वो कांवला लड़का नहीं होता वैसा दिखता है। और जैसे कि मैंने कहा कि एक्टिंग बहुत अच्छी आती नहीं है, यही वजह है कि पूरी फिल्म में खूब चिल्लाया है, जबरदस्ती किसी से भी भिड़ गया है, किसी के भी साथ मारपीट की है बिना किसी वजह के। ऊपर से लड़के की आवाज भी अच्छी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि यह लड़का फ्यूचर सुपरस्टार नहीं है। यह लड़का सिर्फ उतना ही बड़ा स्टार बन सकता है जितना कि अर्जुन कपूर से आगे ये लड़का जा नहीं सकता। जो इस फिल्म की हीरोइन है अनीत पादा, वो इस फिल्म में क्यों है मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। इस लड़की में एक भी गुण नहीं है एक्ट्रेस बनने का, लेकिन इस लड़की को इस फिल्म में मेन लीड में लॉन्च किया गया है। हालांकि लड़की ने फिल्म में एक्टिंग ठीक की है, अपने रोल को अच्छे से निभाया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक हीरोइन की एक पर्सनैलिटी होती है, वो बिल्कुल नहीं है। यह लड़की कियारा एडवाणी और श्रद्धा कपूर की 10% भी नहीं है। मैं रश्मिका मंदाना को हिंदुस्तान की सबसे एवरेज एक्ट्रेस मानता हूं, लेकिन यह लड़की रश्मिका मंदाना के 20% भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लड़की कैसे एक्ट्रेस बन सकती है। मैं 200% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अपने जीवन में जो फिल्में भी ये लड़की करेगी वो सिर्फ वायरएफ की फिल्में होंगी, बाहर की इसको कभी कोई फिल्म नहीं मिलेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वायरएफ की भी ये पूरी 3 फिल्में नहीं करेगी, शायद अगली एक और फिल्म करके घर बैठ जाएगी। और मुझे इस बात में बिल्कुल अचंभा नहीं है कि आदि चोपड़ा ने इस लड़की को लॉन्च किया है, क्योंकि इससे पहले भी आदि चोपड़ा ऐसे कारनामे कर चुका है। वानी कपूर को लॉन्च कर चुका है, भूमि को लॉन्च कर चुका है, परी को लॉन्च कर चुका है, अनुष्का शर्मा को लॉन्च कर चुका है। तो जो आदमी ऐसी लड़कियों को लॉन्च कर चुका है वो कुछ भी कर सकता है। फिल्म के लोकेशंस अच्छे हैं, फिल्म को बड़े स्केल पर शूट किया गया है। फिल्म में एक्शन है नहीं, बीच में कहीं कहीं 1-2 मुक्के थप्पड़ हैं। 4-5 दिन पहले तक इस फिल्म की कोई गर्मी नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि ये फिल्म कब रिलीज हो रही है। लेकिन जिस दिन से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हुई उस दिन से इतना हल्ला मचाया गया कि इस फिल्म को बहुत बड़ी हाइप मिल गई, और यही वजह है कि इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली। इस फिल्म को पूरी तरह आज के यंग बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वो यंग बच्चे जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, बैंड बनाना चाहते हैं, जो सिगरेट और शराब पीने को स्टाइल मानते हैं। इस फिल्म को देखने वाले 15 साल से 25 साल के बीच के बच्चे हैं। इस फिल्म का फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। जो दर्शक गांव में रहते हैं, छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, उनका भी इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म पूरी तरह मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए बनाई गई है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान में 15 से 25 साल के बीच के दर्शक बहुत ज्यादा हैं। तो मुझे यह लगता है
कि इस फिल्म को पसंद किया जाएगा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहेगी। इस फिल्म में यंग बच्चों के देखने के लिए बहुत कुछ है। स्टाइल है, एटीट्यूड है, म्यूजिक है, सिगरेट शराब है, प्यार मोहब्बत है, दोस्ती है, रोना धोना है। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 2.5 स्टार। जो मेरी समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप फिल्म देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप देखिए, ना ही मैं ये कहूंगा कि आप नहीं देखिए। ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।